नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर क्लासिक हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता पर बात करने वाले हैं। जी। और हमारे पास अभिषेक पटेल का तैयार किया हुआ एक विश्लेषण है इस उपन्यास का। तो आज की चर्चा इसी विश्लेषण के इर्द गिर्द रहेगी। बिल्कुल। ये उपन्यास मतलब सिर्फ एक लव स्टोरी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें प्रेम है, त्याग है, समाज का दबाव है और इंसानी मन की जो उलझने हैं वो सब बुनी हुई हैं। और कमाल ये है कि आज भी ये बातें उतनी ही सही लगती हैं। हाँ, ये इसकी खासियत है। तो चलिए सीधे विश्लेषण पर आते हैं और देखते हैं कि ये कहानी की परतें कैसे खोलता है। जी। और जैसा विश्लेषण भी कहता है, ये कहानी सिर्फ चंदर और सुधा के रिश्ते की कहानी नहीं है। ये उस दौर के समाज, उसकी सोच और वो जो नैतिक कश्मकश होती है ना, उसका एक तरह से आईना है। और शायद वो कश्मकश आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण से वो खास बातें निकालें जो उस उपन्यास को इतना गहरा बनाती हैं, जैसे पात्रों के मन का संघर्ष, उनके फैसलों की वजह और कहानी का असल मैसेज क्या है। बिल्कुल। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है चंद्रकांत। जी, चंदर। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक होनहार पर बहुत भावुक, सीधा साधा रिसर्च स्कॉलर। और उसका एक गहरा लगाव है अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा से। हाँ, एक बहुत ही गहरा पर अनकहा सा। विश्लेषण इस रिश्ते को कैसा देखता है, क्या कहता है इसके बारे में? विश्लेषण इस रिश्ते की एक खासियत पर जोर देता है। इसे निर्मल और आत्मिक प्रेम कहा गया है। निर्मल और आत्मिक? हाँ, मतलब एक ऐसा पाक रिश्ता जो जिस्मानी कशिश से कहीं ऊपर एक रूहानी लेवल पर महसूस किया जाता है। अच्छा। और चंदर के लिए ये इतना पवित्र है, इतना पाक है कि सुधा के लिए अपने प्यार का इजहार करना या उस पर अपना हक जताना वो उसे गुनाह जैसा समझता है। गुनाह? अपने ही प्यार को। हाँ, वो खुद को सुधा का बस एक रक्षक मानता है, जैसे कोई देवता होता है ना, जो सिर्फ दे सकता है, मांग नहीं सकता, बस वैसा ही कुछ। ये बात दिलचस्प है। प्रेम को गुनाह समझना, ये समाज की वजह से है या चंदर के अपने मन की उपज? विश्लेषण तो यही कहता है कि ये ज्यादातर चंदर के अपने मन की उपज है। अच्छा। समाज तो शायद बाद में आता। पहले तो चंदर ने खुद ही अपने जहन में प्रेम की जो एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है उसे रोक दिया। उसे पवित्रता के इतने ऊंचे मकाम पर रख दिया जहां शायद इंसानी जज्बात पहुंच ही ना पाए। वो सुधा को देवी की तरह पूजने लगता है और शायद इसी चक्कर में उसकी जो मानवीय जरूरतें हैं, भावनाएं हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देता है। और शायद यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जब सुधा की शादी की बात चलती है। बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जहां चंदर के इस आत्मिक प्रेम का असली इम्तिहान होता है। सही कहा। और विश्लेषण के हिसाब से देखें तो चंदर इस इम्तिहान में कम से कम दुनियावी नजरिए से फेल हो जाता है। कैसे? उसके मन में तो जज्बातों का तूफान है, लेकिन जुबान पर ताला लगा है। यहाँ तक कि जब सुधा खुद उससे पूछती है, इशारों में ही सही, उसकी राय जानना चाहती है, तब भी चंदर अपने दिल की बात नहीं कहता। क्यों? मतलब क्या सोचकर? वो एक त्याग का चोला पहन लेता है। ये सोचता है कि सुधा की खुशी शायद किसी और के साथ है, उसे एक अच्छा घर मिलना चाहिए, एक अच्छा वर मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई त्याग था, या जैसा आप कह रही थी ये किसी डर का नतीजा था? विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण इसी सवाल को सामने रखता है। क्या ये महान त्याग था, या अपनी भावनाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, या समाज के जो अनकहे नियम हैं उनका डर था? हो सकता है। चंदर ये तो चाहता है कि सुधा को अच्छा जीवन साथी मिले, पर वो ये नहीं सोच पाता कि शायद वो खुद ही वो सबसे अच्छा साथी हो सकता था। तो उसका ये जो त्याग है वो अनजाने में ही सुधा के भविष्य पर एक सवाल खड़ा कर देता है। और नतीजा ये होता है कि सुधा की शादी एक सरकारी अफसर डॉक्टर देवेश से तय हो जाती है। ये किरदार क्यों अहम है कहानी में? डॉक्टर देवेश, जैसा कि विश्लेषण में भी बताया गया है, वो प्रैक्टिकलिटी का सिंबल है। अच्छा, मतलब यथार्थवादी। हाँ, बिल्कुल। वो दुनिया को जज्बात से नहीं बल्कि तर्क से, सोशल स्टेटस से देखते हैं। वो सुधा की उस नाजुक अनदेखी दुनिया को समझ ही नहीं पाते जहां चंदर और उसका वो आत्मिक प्रेम था। तो फिर सुधा का क्या होता है शादी के बाद?
नतीजा ये होता है कि सुधा शादी के बाद एक अजीब सी घुटन महसूस करती है, एक मानसिक अकेलेपन का शिकार हो जाती है, जिसकी कल्पना शायद चंदर ने अपने उस महान त्याग के वक्त बिल्कुल नहीं की थी। यानी चंदर के त्याग ने असल में सुधा को सुखी बनाने की बजाय और ज्यादा दुखी कर दिया। हाँ, एक तरह से तो यही हुआ। और उधर चंदर का क्या हाल होता है सुधा की शादी के बाद? चंदर वो तो बिल्कुल टूट जाता है। उसे गहरा पछतावा होता है, गिल्ट, एक अपराध बोध उसे खाए जाता है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ अपना प्यार ही नहीं खोया, बल्कि शायद सुधा की जिंदगी का सुकून भी छीन लिया। और इसी उथल-पुथल के बीच पम्मी की एंट्री होती है। हाँ, इसी मुश्किल दौर में उसकी जिंदगी में पम्मी आती है। पम्मी का किरदार तो सुधा से काफी अलग लगता है ना? विश्लेषण क्या कहता है? हाँ, विश्लेषण के मुताबिक पम्मी काफी मॉडर्न सोच वाली लड़की है, ज्यादा खुली हुई, ज्यादा यथार्थवादी। अच्छा। वो चंदर की जिंदगी में एक ताजी हवा की तरह तो आती है, लेकिन चंदर का मन वो तो अतीत में ही उलझा हुआ है। वो सुधा की यादों में, अपने किए पर पछतावे में, और वो जो प्रेम की पवित्रता और शारीरिक आकर्षण जिसे वासना भी कह देते हैं, उसके अंदरूनी संघर्ष में बुरी तरह फंसा रहता है। तो पम्मी के साथ उसका रिश्ता भी? हाँ, पम्मी के साथ उसका रिश्ता भी इसी उलझन की भेंट चढ़ाता है। वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाता। तो यहीं आकर इसी संघर्ष में चंदर को अपनी असली भूल का एहसास होता है। बिल्कुल। विश्लेषण यही बताता है कि इसी कश्मकश के बीच चंदर को ये समझ आता है कि उसकी असली भूल थी क्या थी? प्रेम को गुनाह समझना, उसे पवित्रता के नाम पर कभी जाहिर ही ना करना, और सबसे जरूरी सही वक्त पर सच ना बोलना। यही वो असल गुनाह थे जिनकी सजा वो खुद भी भुगत रहा था और अनजाने में सुधा भी। उसका वो जो महान दिखने वाला त्याग था, वही उसके और सुधा के दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया। उसने प्रेम की पूजा तो की, पर उसे जिया नहीं। ये तो कहानी का मुख्य प्रवाह हुआ। चलिए अब जरा उन किरदारों पर बात करते हैं जिन्होंने इस कहानी को इतना यादगार बनाया है। विश्लेषण इन किरदारों को कैसे देखता है? सबसे पहले तो जाहिर है चंदर। हाँ, नायक जो आदर्शों और भावनाओं के बीच लगातार झूलता रहता है। वो नेक इंसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके अपने ही बनाए नैतिक जाल उसे फंसा लेते हैं और ले डूबते हैं। और सुधा मासूम, प्यारी सी, अपने पिता और चंदर के आदर्शों के साये में पली बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों के आगे मजबूर हो जाती है। उसकी अपनी आवाज दब जाती है। और डॉक्टर शुक्ला, सुधा के पिता, उनका क्या रोल है? डॉक्टर शुक्ला खुद एक आदर्शवादी प्रोफेसर हैं। उनका घर चंदर के लिए एक महफूज जगह की तरह है। हाँ। वो शायद चंदर और सुधा के बीच के उस पाक रिश्ते को समझते भी हैं, लेकिन समाज के जो तौर तरीके हैं उनके आगे वो भी एक हद तक ही जा पाते हैं। उनका आदर्शवाद कहानी को एक नैतिक आधार देता है। और फिर वो दो किरदार जो बिल्कुल अलग हैं, डॉक्टर देवेश और पम्मी, ये कहानी में क्या लाते हैं? डॉक्टर देवेश, जैसा हमने पहले कहा, वो प्रैक्टिकल दुनिया, यथार्थवाद और सामाजिक सफलता का चेहरा है। वो उस दुनिया के नुमाइंदे हैं जहां जज्बात से ज्यादा दुनियावी चीजें मायने रखती हैं। और पम्मी वो आधुनिकता का प्रतीक है, एक अलग तरह की भावनात्मक ईमानदारी का प्रतीक है, जो चंदर के उस पारंपरिक और दबे हुए नजरिए से बिल्कुल उलट है। तो ये महज किरदार नहीं है, बल्कि अलग अलग जीवन मूल्यों, अलग अलग दर्शन के प्रतीक भी हैं। हाँ, विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। डॉक्टर शुक्ला का आदर्शवाद एक तरफ, डॉक्टर देवेश की निपट व्यावहारिकता दूसरी तरफ। बिल्कुल विपरीत। हाँ, और सुधा की परंपरा में बंधी मासूमियत और पम्मी का वो मॉडर्न खुला अंदाज, ये एक और कॉन्ट्रास्ट है। इन्हीं टकरावों से कहानी के गहरे मतलब निकलते हैं। और चंदर इन सब के बीच में फंसा हुआ है। अपने आदर्श, सुधा के लिए प्यार, पम्मी का आकर्षण, समाज की हकीकत, इन सब के बीच संतुलन नहीं बना पाता। इन किरदारों और उनके संघर्षों के जरिए उपन्यास कई महत्वपूर्ण विषयों को छूता है। विश्लेषण किन मुख्य थीम्स पर जोर देता है? हाँ, कई अहम विषय हैं इसमें। सबसे पहला तो वही प्रेम और त्याग का वो बहुत पेचीदा और अक्सर दर्द देने वाला रिश्ता है, जिसे उपन्यास परत दर परत खोलता है। ठीक है। फिर सामाजिक परंपराएं और व्यक्तिगत भावनाएं, इनके बीच जो हमेशा से एक संघर्ष चलता आया है। हाँ, वो तो है ही। तीसरा, वो जिसे विश्लेषण आत्मिक प्रेम कहता है और जिसे दुनिया या समाज कभी कभी वासना या शारीरिक आकर्षण कह देता है, उसके बीच का द्वंद्व। और आखिर में पछतावे और मानसिक पीड़ा का बहुत गहरा चित्रण है
खास तौर पे चंदर के जरिए। इनमें से कौन सा विषय आपको लगता है कि विश्लेषण के अनुसार सबसे सेंट्रल है, सबसे मुख्य? मेरे ख्याल से विश्लेषण सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देता है कि कैसे सामाजिक मान्यताएं और कर्तव्य का बोझ सच्ची भावनाओं का गला घोंट देते हैं। अच्छा। कहानी बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाती है कि कैसे ये सोच के लोग क्या कहेंगे या हमारा फर्ज क्या है हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिनका बोझ शायद जिंदगी भर उठाना पड़ता है। चंदर की पूरी कहानी इसी ट्रेजेडी का उदाहरण है। उसने समाज को चुना, अपने बनाए आदर्शों को चुना और अपनी सच्ची खुशी और शायद सुधा की जिंदगी के सुकून को भी दांव पर लगा दिया। तो क्या उपन्यास का जो मूल संदेश है वो यही है कि भावनाओं को दबाना, सच को वक्त पर ना कहना, यही असली गुनाह है? हाँ, विश्लेषण इसी निष्कर्ष की तरफ ले जाता है। चंदन ने सोचा कि प्यार का इजहार करना गुनाह है, लेकिन कहानी ये बताती है कि शायद प्यार का इजहार न करना, सच को छुपाना और भावनाओं पर पवित्रता का एक गैर जरूरी बोझ डाल देना, ये ज्यादा बड़ा गुनाह साबित हुआ। ये एक तरह का पैसिव गुनाह था, कुछ ना करने का गुनाह। हाँ बिल्कुल, एक निष्क्रिय गुनाह जिसके नतीजे बहुत सक्रिय और विनाशकारी निकले। ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर त्याग को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, पर यहाँ तो त्यागी प्रॉब्लम की जड़ बन गया। बिल्कुल, और यहीं पर इस उपन्यास की खूबसूरती और गहराई है। वो एक तरफ प्रेम के बहुत ऊंचे पाक आदर्शों को दिखाता है, तो दूसरी तरफ इंसानी कमजोरियों, डर, समाज के दबाव और फैसला न ले पाने की हालत का भी बहुत सच्चा चित्रण करता है। सही बात है। वो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हमेशा समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना या जिसे हम कर्तव्य कहते हैं उसे निभाना ही सही रास्ता है, खासकर तब जब इसकी कीमत आपकी अपनी या किसी और की सच्ची खुशी और मानसिक शांति हो। ये उपन्यास सिर्फ एक गुजरे जमाने की कहानी नहीं लगता, ये सवाल तो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। निश्चित रूप से। समाज बेशक बदला है, लेकिन प्रेम, कर्तव्य, अपनी ख्वाहिशें और समाज की उम्मीदें, इनके बीच की ये खींचतान आज भी है। शायद नए रूपों में है, पर है जरूर। इसीलिए गुनाहों का देवता आज भी इतना पढ़ा जाता है, इतना पसंद किया जाता है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और शायद कुछ हद तक बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जी। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा। सवाल यही है कि प्रेम में असल धर्म क्या है? क्या त्याग की हद तक चले जाना ही प्यार का सबसे बड़ा सबूत है? क्या चुप रहना और बलिदान देना हमेशा महान होता है? या फिर अपनी सच्ची भावनाओं को पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ सही वक्त पर कह देना भी उतना ही जरूरी, उतना ही नैतिक है, और शायद कुछ हालतों में उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी। क्या होता अगर चंदर ने अपनी भावनाओं को गुनाह ना समझा होता, अगर उसने उन्हें एक इंसानी सच्चाई मानकर सुधा से कह दिया होता? ये एक ऐसा क्या होता अगर है जिस पर शायद पाठक इस उपन्यास और इसके विश्लेषण को जानने के बाद काफी देर तक सोचते रह सकते हैं। बिल्कुल। आखिर समाज, फर्ज और दिल की आवाज, इनके बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? ये सवाल हमेशा बना रहता है।